ये रही आपके सामने सुमात्रन टाइगर भी आ गया। वो कह रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने रेड लिस्ट एक निकाली हुई है थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए, जो इवेल्युएट करती है कि क्या कंजर्वेशन स्टेटस है मुख्तलिफ प्लांट्स का और एनिमल्स का। और ये जो सुमात्रन टाइगर है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड समझा जाता है। और वो कह रहा है कि दुनिया में वाइल्ड में सिर्फ 400 सुमात्रन टाइगर्स ही रह गए। कहता है कि रीजन बताओ क्यों हमारे पास ये जो सुमात्रन टाइगर है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकता है। अब ये क्वेश्चन का जरा मूड चेक करो, क्वेश्चन की कमांड्स के वर्ड देखो। वो कह रहा है कि सजेस्ट करो। अब ये रिलेटिवली एक इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। आप बता सकते हो किल्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है जी। अब किल्ड बाय ह्यूमंस के आगे आप रीजन भी बता सकते हो कि क्यों मारा होगा। आप बता सकते हो कि आप इसके खाल के लिए मारा हो सकता है, इसके दांतों के लिए मारा जा सकता है, ठीक है। हंटिंग जो है वो गेमिंग के लिए जो है, गेम हंटिंग जो है उसके लिए लोग बहुत फख्र महसूस करते हैं कि इनको मारा जाए और इनको किल किया जाए और बताया जाए हम बड़े बहादुर हैं। और इसमें कोई भी रीजन, अगर आप किलिंग बाय ह्यूमंस की बात करें तो आप यहाँ पर कोई भी रीजन दे सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग। बहुत clear। फिर क्या है कि एक और रीजन क्या हो सकता है, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ मेट। तो इसका रीजन क्या हो सकता है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ मेट का, कि आपको पता है कि जैसे इनके ओवरऑल जो टेरिटरीज होती हैं, जैसे जैसे ह्यूमन इन्वेजन होती चली जा रही हैं, इनकी टेरिटरीज जो हैं वो श्रिंक होती चली जा रही। और जैसे जैसे टेरिटोरियल श्रिंकेज हो रही होती है, तो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी आपस में जंगें बढ़ जाती हैं, एक दूसरे से जो ब्रीडर मेल हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात उसकी वजह से इनको एक अप्रोप्रिएट मेट नहीं मिल पाता। और ये जो श्रिंकेज की बात मैं कर रहा था, वहीं से एक रीजन निकल रहा है लॉस ऑफ हैबिटेट और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें आप कोई भी बात बता सकते हैं, कोई भी रीजन दे सकते हैं। या फिर आप ये बता सकते हैं कि फूड शॉर्टेज हो सकती है उनके लिए, इस वजह से उनका नंबर कम हो गया। और फूड शॉर्टेज भी बेसिकली जाकर कनेक्ट करेगी आपके इकोलॉजिकल बैलेंस की डिस्टरबेंस से। अगर वहां पर कोई इकोसिस्टम खराब हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता रहेगा। अच्छा, या एक और रीजन ये हो सकता है कि इन ब्रीडिंग की वजह से, चूंकि वो दुनिया में रह ही बहुत थोड़े गए हैं, या ये क्लोज स्पीशी है, इन ब्रीडिंग की वजह से उनकी जेनेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो एक वीक ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। और उनको न्यू न्यू डिजीजेस जो हैं, जो उनका प्रीडेटर वेरिएंट्स हैं, या हम जिनको कहते हैं कि उनके पैथोजेंस होते हैं, उनके पैथोजेंस जो हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं। और उस उनकी म्यूटेशन की वजह से पैथोजन स्ट्रांग होता चला जा रहा है, और जो उसका होस्ट है वो वीक होता चला जा रहा है। उसकी वजह से भी वो इंडेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा भी, जो मैंने आपके सामने स्कीम रखी हुई है और आपको साथ साथ में ऑगमेंट कर रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर आपके दिल में कोई बात आए तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप में से कोई चाहेगा इसके ऊपर कमेंट करना? किसी के दिल में कोई ऐसा पॉइंट है जो वो सोचता है कि अगर मैं ये लिखता तो ठीक होता या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं कि यूरोप के कुछ जूस थे, उन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम करवाए सुमात्रन टाइगर्स के, जहां पर उन्होंने उसकी बहुत अच्छी जो है ना ब्रीडिंग करवा ली कैप्टिविटी में। और जब एक मरतबा कब्ज जो है वो मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, तो उनको मुख्तलिफ जूस में शिफ्ट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम कैरिड आउट इन 2013, one tiger born in Chester Zoo was moved to France, and another tiger born in the same zoo was moved to Germany। अच्छा, एक उन्होंने फ्रांस, एक को जर्मनी भेज दिया। और वो कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, और इसलिए होता है कि ताकि सर्वाइवल हो सके। तो वो ये पूछ रहा है आपको कि इसका जो जीन पूल है उसको शफल करना इतना जरूरी क्यों है। और जीन पूल शफलिंग जो है ना, इसमें आप सीधी सीधी एक आपके जहन में कॉन्सेप्ट आना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ के, जो मेरे जहन में आया, वो है कि इनको ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं। आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन समझते हैं ना, कि एक खास तरह के प्रोटेक्टेड जीन पूल के अंदर अगर कोई डिजीज्ड एलील्स मौजूद हैं, तो उनकी मैक्सिमाइजेशन हो जाती है। वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज वो एलील्स जिन ऑर्गेनिजम्स के अमांग शफल हो रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को मौका ही नहीं मिल रहा
किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ मेट करने का जिसके पास वही डिजीज्ड एलील का एक हेल्दी वेरिएंट मौजूद हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रहा है। अब देखते हैं कि वो मार्किंग स्कीम में क्या कहता है। तो पहला पॉइंट वही बता रहा है कि मेंटेन और इंक्रीज द जीन पूल या जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक वेरिएशन। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी और जेनेटिक वेरिएशन है इसमें की पॉपुलर टर्म्स है। एग्जामिनर एक्चुअली एक्सपेक्ट करता है कि आप ये टर्म्स यहाँ पर लिखो, और जैसे ही आप ये की टर्म दोगे आप उसको विन कर जाओगे, उसको समझ आ जाएगी कि आपको पता है कि आंसर में क्या लिखना है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल में आप बता सकते हो टू इंक्रीज दी हेटेरोजाइगोसिटी। अगर आप जेनेटिक वेरिएशन भी कहते हो तो मतलब उसका यही है। या मेंटेनेंस एंड इंक्रीजिंग ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का क्या मतलब है कि आपके पास न्यू कॉम्बिनेशन बने। हमेशा याद रखना कि जो होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स होंगे किसी खास ट्रेट के लिए, किसी खास कैरेक्टर के लिए, जितने होमोजाइगोट्स होंगे डिजीज्ड भी होमोजाइगोट्स ही बने। और जितने ऑर्गेनिजम्स हेटेरोजाइगस होते चले जाएंगे वो हेल्दी पैटर्न्स पे मूव करेंगे। फिर वो एक बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन हमारा ये था बैक जो उसने पूरी स्टोरी बताई कि वो टाइगर्स को शफल करके क्यों ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो एक हाइब्रिड विगर आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हमेशा पहले से पहली जनरेशन से इम्प्रूव्ड फॉर्म में आपको नजर आते हैं। ठीक है। और फिर वो अगला पॉइंट देखो, वो कह रहा है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करता है ये, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होने देता। और वही जो मैंने ऊपर बताया, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिसेसिव एलील्स कमिंग टुगेदर। उनको रिसेसिव एलील्स को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो कैप्टिविटी में ठीक ब्रीडिंग नहीं करते। तो कहता है मेथड बताओ असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स के जिसमें जो जानवर खुद ब्रीड नहीं करते हम उनको करवा सकते हैं। इसमें ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप बता सकते हो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप ऑर्गेनिज्म के स्पर्म्स और ओवम को आउट ऑफ द बॉडी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाते हो। और उसके बाद क्या करते हो, आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर लेते हो, या आप उसका एम्ब्रियो बनाते हो और उस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करते हो, फॉस्टर मदर्स के पास। और ये फॉस्टर मदर्स क्या होती हैं, सरोगेट्स। सरोगेसी क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो है, उस एम्ब्रियो को आप एक थर्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लेस कर दो। ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास में सरोगेसी। आप थर्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लेस कर दो और आप बेबी को उस ऑर्गेनिज्म से डिलीवर करवा दो। शाहरुख खान का जो थर्ड बेबी है वो भी सरोगेसी से बेचारा पैदा हुआ। आप में से अक्सर लोगों को पता ही होगा। और ये चौथा तरीका क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर फीमेल का पूरा सिस्टम ठीक है, उसका यूट्रस ठीक है, उसका बॉडी मशीनरी बिल्कुल ठीक है, और मेल स्पर्म नहीं पास कर पा रहा, तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक है वो। आप मेल्स के स्पर्म्स को लेते हो, उसको आप पहले रिफाइन करते हो, उसमें से आप फॉल्टी स्पर्म्स अलग कर देते हो, और उसके मोस्ट हेल्दी स्पर्म्स को आप फीमेल की बॉडी में खुद इंट्रोड्यूस करवा देते हो। और इट इज़ वेरी कॉमनली प्रैक्टिस टेक्निक। इट इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ऑल्दो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एआई बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है हमारे पास स्वीट पी के प्लांट में एक जीन होता है जो कोड करता है फ्लावर कलर के लिए, और एक और जीन होता है जो कोड करता है पॉलन ग्रेन की शेप के लिए। चलिए, इसका मतलब ये है कि इसने हमें कोई डाई हाइब्रिड की कहानी सुनानी है। डाई हाइब्रिड कहता है फ्लावर कलर जो है या वो पर्पल होता है या रेड होता है, और पॉलन ग्रेन की शेप या लॉन्ग होती है या राउंड होती है। कहता है कि ये जो इनहेरिटेंस है इन जीन्स की ऑटोसोमल लिंकेज शो करते हैं। ऑटोसोमल लिंकेज क्या होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक टाइप के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और दूसरी टाइप के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये जो एक्स और वाई हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी के जो 22 पेयर्स हैं
which are not related to sex related things, या sex chromosome, they are called autosomes. और लिंकेज क्या होता है? लिंकेज ये होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास एक एलील यहाँ मौजूद है और एक एलील यहाँ मौजूद है। ये जब ट्रांसफर होते हैं तो ये दोनों एलील्स इकट्ठे ही ट्रांसफर होते हैं। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which are linked with each other. If they transfer together, or they मतलब और दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है, they have to be transferred together. This is called linkage. तो उसने कहा कि जो एलील एफ है फॉर पर्पल फ्लावर्स is dominant over small f for red, and G for long grain is dominant over small g. तो पहले नंबर पे तो वो कहता है कि बताओ कि ऑटोसोमल लिंकेज होता क्या है। ऑटोसोमल लिंकेज ये होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं होता, दैट इज एन ऑटोसोमल लिंकेज। और लिंकेज क्या है कि जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। इफ दे आर इनहेरिटेड टुगेदर they are said to be linked genes. अब कहते हैं कि उसने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव पी प्लांट्स के दरमियान टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन। The offspring from F1 were crossed to produce F2 generation. Draw a genetic diagram to show a dihybrid cross between two offspring from F1 generation and assume that these genes are closely linked and there is no crossing over of the events. अब सबसे कमाल की बात इस क्वेश्चन में ये है, वो कह रहा है कि आपको ये अज्यूम करना है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ और ये जीन्स एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ उसने ऊपर हमें क्या इंफॉर्मेशन बताई थी? उसने कहा था कि हमारे पास पर्पल फ्लावर्स हैं एफ और लॉन्ग पॉलन ग्रेन है, वो क्या है? कैपिटल जी कैपिटल जी। और दूसरे वाले क्या है? स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी। अब वो कह रहा है कि दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा कैपिटल एफ के साथ कैपिटल जी ही मिलेगा और स्मॉल एफ के साथ स्मॉल जी ही मिलेगा। सिंस दे आर लिंक्ड, ये कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे ही नहीं। ठीक है जी। अब इसके क्रॉसेस कैसे बनेंगे? यहाँ पर देखिए वो क्या बता रहा है। F1 की जीनोटाइप्स क्या आएंगे हमारे पास? कैपिटल एफ कैपिटल जी या स्मॉल एफ स्मॉल जी। ठीक है। अब जब हमारे पास पहले नंबर पर जब हमने इनको आपस में क्रॉस करवाया, F1 के लिए बताने लगा हूं, सिंस दे वर लिंक्ड विद ईच अदर, तो जो इनके गैमेट्स बने होंगे वो कैसे बने होंगे? तो ये जब आपस में मिले तो उनके पास हमारे पास क्या ऑप्शन आई? यही ऑप्शन आई। ठीक है जी। ये हमारे पास जो ऑप्शन बन गई, ये क्या बन गई? ये F1 की ऑप्शन बनी है। दिस इज F1। वो क्या बता रहा है? हमारे पास F1 की है। ठीक है जी। अब जब F1 के गैमेट्स बनेंगे तो क्या बनेंगे? वो F1 के गैमेट्स में हमारे पास कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल एफ स्मॉल जी। इधर भी कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल एफ स्मॉल जी। जब ये आपस में मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस डेवलप हो रही हैं? ये देखो, ये कैसे बनी है? इन दोनों को मिला के बनी है। ये कैसे बनी है? इन दोनों को मिला के बनी है। ये कैसे बनी है? और ये दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, रैंडम फर्टिलाइजेशन। अब चूंकि एक दूसरे के साथ लिंक थे तो जरा चेक करो, यहाँ पर कैपिटल एफ कैपिटल जी है तो पर्पल लॉन्ग होना ही था।
यहाँ पर फिर एक हमारे पास कैपिटल एफ मौजूद है, तो फिर इसने इसने इसको पर्पल, सॉरी, इसने इसको पर्पल बना दिया। और ये कैपिटल जी ने इसको लॉन्ग बना दिया, ये भी पर्पल लॉन्ग। इधर भी कैपिटल एफ कैपिटल जी है, पर्पल लॉन्ग। यहाँ नहीं है तो ये रेड राउंड बन गया। अभी हमारे पास रेशो क्या आ गई है इनकी? हमारे पास इनकी जो रेशो आ गई है वो 3:1 आ गई। वैसे ही रेशो आ गई जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशो आ रही होती है, जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड। बिकॉज उसने कह दिया कि देर इज नो क्रॉसिंग ओवर एंड दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो अगर अंडरस्टैंड करें, अब जो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं। पर्पल एंड लॉन्ग वाले आए हमारे पास 284, पर्पल फ्लावर एंड राउंड पॉलन ग्रेन्स 21, रेड फ्लावर्स एंड लॉन्ग पॉलन 21, रेड फ्लावर्स एंड राउंड पॉलन 55। ये हमारे पास आया अल्टीमेट रिसेसिव। और ये आया हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप। कहता है स्टेट हाउ द रिजल्ट सपोर्ट द फैक्ट दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल लिंकेज। असल में इनमें एक तो इनमें 9:3:1 नहीं आई, और दूसरा रीजन ये है कि ज्यादातर पेरेंटल फिनोटाइप शो कर रहे हैं। ये भी देखो पेरेंटल फिनोटाइप शो कर रहा है आपके पास, दिस वन। अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स का टोटल कर लो तो ये जो दोनों मैंने रेड कलर से दिखाए हैं, दे आर शोइंग द पेरेंटल फिनोटाइप्स। जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स हैं उसका नंबर बहुत थोड़ा है, और वो 3:3:1, 9:3:3:1 शो नहीं कर रहा। इसीलिए हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑटोसोमली लिंक्ड है। कहते हैं टेस्ट क्रॉस में एक नॉन जीनोटाइप के इंडिविजुअल को क्रॉस करवाया जाता है एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ दैट हैज अ डोमिनेंट फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप। ठीक है जी। स्टेट द जीनोटाइप ऑफ द नोन इंडिविजुअल इन अ टेस्ट क्रॉस। तो आप जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस में नोन इंडिविजुअल जो है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होता है। उसका तो हमें पता होता है कि ये हमारे पास इसकी जीनोटाइप क्या है। तो उसके उसकी बेस पे ही तो हम फैसला करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो अननोन इंडिविजुअल है वो होमो है कि हेटेरो है। तो कहते हैं जी टेस्ट क्रॉस किया with the sweet pea plants known to be heterozygous for both flower color and pollen grain shape. The result of the test cross are shown in table 2.2. एक अननोन ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, विद द डोमिनेंट फिनोटाइप, उसको मिला दिया विद द नोन ऑर्गेनिज्म ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, यहाँ पर रिजल्ट आ गए। कहते हैं रिजल्ट इज अ टेस्ट क्रॉस। हमारे पास रिजल्ट जरा देख लें क्या है। ये पेरेंटल के 215, 30, 32 और दूसरे पेरेंटल के 210। वाह। कहता है जो रिजल्ट है टेस्ट क्रॉस का उसको हम क्रॉस ओवर वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको खुद उसकी मेहरबानी है, वो बता भी रहा है कि क्रॉस ओवर वैल्यू एक परसेंटेज होती है टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग शोइंग रिकॉम्बिनेशन।
कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं? ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, ये पर्पल और लॉन्ग। एक पेरेंट था ना, पर्पल और लॉन्ग, ये पेरेंटल जीनोटाइप। और दूसरा एक पेरेंट था, रेड एंड शॉर्ट, ये भी पेरेंटल फिनोटाइप थी। ये दोनों क्या है? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, ये पेरेंटल टाइप है। सर इसमें और पेरेंटल अलग नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हेट्रोजाइगस है। अटेस्ट क्रॉस क्वेश्चन। नहीं, नहीं, मैं तो आपको आंसर का बता रहा हूँ कि हमारे पास जो आंसर में ऑर्गेनिजम्स आए हुए हैं ना, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन ही कंटिन्यू हो रहा है ना, तो ये जो हमारे पास, हमें हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंटल टाइप कौन सी है? तो हमें ये देखना होगा कि जो स्टार्टिंग में उसने बोला था F1 से पहले, वो कौन से हैं। तो ये जो हमारे पास पर्पल और लॉन्ग है, एक पेरेंट पर्पल लॉन्ग था और एक पेरेंट रेड और राउंड था, जो रिसेसिव पेरेंट था। समझ आ गई बेटे? जी सर। हाँ, तो ये बड़ी बेसिक बात है, तो इसलिए शायद आपको लगा होगा ये क्या डिस्कस हो रहा है। ये अब जो है हमारे पास पर्पल और राउंड और रेड और लॉन्ग, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स आ गए। ये 30 + 32 की तरह से बने 62 बन जाते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे हम 62 लिखेंगे। 62 + 2 10 + 2 15, ये जो भी आएगा। ठीक है, इसको करके हम निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसको 100 से हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास वो क्रॉस ओवर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब वो कहता है कि सजेस्ट करो व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन कैन बी गेन्ड ओवर क्रॉस फ्रॉम क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉस ओवर वैल्यू का फिगर जितना बड़ा हो, दैट शोज के जीन जो हैं वो उतने ही ज्यादा एक दूसरे से दूर हैं, अपार्ट हैं। और क्रॉस ओवर वैल्यू की जो क्या कहते हैं वैल्यू परसेंटेज जितनी कम आए, इसका मतलब होता है वो एक दूसरे के उतना करीब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि हमारी पॉपुलेशन में जो वेरिएशन आ रही होती है ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक, आमतौर पे ये रिजल्ट होती है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कॉजेस का। और एक वेरिएशन का जो सोर्स है वो मियोसिस भी है। कहता बताओ कि प्रोफेज 1 में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ऑफ मियोसिस इन एन एनिमल सेल। ये जो मेरी वीडियो थी लास्ट टाइम, जो मैं आपको टॉपिकल्स करवा रहा था और बता रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो आपको ये इवेंट्स याद होने चाहिए कि क्या क्या हो रहे होते हैं। जस्ट गिव इट अ रीड, आई एम कमिंग इन बैक इन 2 मिनट्स।
जी भाई, ये बहुत ही सिंपल, आप लोगों को बताने हैं सारे के सारे इवेंट्स की क्रोमोसोम्स जो हैं विजिबल हो जाते हैं, और आपने इसको पढ़ ही लिया होगा। और ये सारे के सारे फेजेस जो हैं मियोसिस के आपको याद होने चाहिए, मेरी बड़ा एसेंशियल पार्ट है। आगे कहते हैं कि बताओ किस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो जेनेटिक वेरिएशन लेके आती है। तो आपको बताना है कि वो पहले तो लाइनअप होते हैं रैंडमली अपना मेटा फेस प्लेट के ऊपर, और उसके बाद वो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, दो तीन। ठीक है, और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 2 × पावर n होती है। और जो जो न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं वो मैटरनल और पैटर्नल एलील्स के बन रहे होते हैं। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाती है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो माँ की तरफ से आ रहे होते हैं, कुछ बाप की तरफ से आ रहे होते हैं, और वो मिक्स होकर एक क्रोमोसोम में अपेयर हो जाते हैं। आपने ये अ, पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपने, आप जानते हैं कि अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है फ्रॉम मैटरनल साइड, और अगर ये दूसरा क्रोमोसोम मैं ग्रीन बना देता हूँ फ्रॉम पैटर्नल साइड, तो जब इनका क्रॉसिंग ओवर होती है, क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो न्यू रिजल्टेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ यूं बन जाते हैं। कुछ पोर्शंस जो हैं वो फीमेल साइड के आ जाते हैं इधर, लाइक दिस।
ठीक है। और कुछ दूसरी तरफ ये मैं जैसे मैटरनल साइड का क्रोमोसोम ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ पोर्शन जो है वो मेल के एक्सचेंज हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास, सॉरी ग्रीन होना चाहिए, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स आए हैं ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे, ये रिकम्बाइंड है, तो दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। कहता है दोनों जेनेटिक फैक्टर्स भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर वेरिएशन इन द बॉडी मास इन अ बर्ड पॉपुलेशन। कहते हैं एक कॉज जो वेरिएशन की है बॉडी मास चिकन्स की वो है इन्फेक्शन विद द गट प्रोटोक्टिस्ट आइमेरिया। कहते हैं जब हम इनको सेम डाइट देते हैं, जो इन्फेक्टेड चिकन्स हैं उनका बॉडी मास का गेन कम है और हेल्दी चिकन्स का बॉडी मास का गेन ज्यादा है। कहता है रीजन बताओ क्यों इन्फेक्टेड चिकन हैव अ लोअर गेन इन बॉडी मास देन हेल्दी चिकन। अब वो जो प्रोटॉक्टिस्ट हैं, क्या वजह हो सकती है? बात तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिमिलेशन हो रही है वो एसिमिलेशन तो न्यूट्रिएंट्स की होनी, और वो जो एसिमिलेशन है वो कहाँ होती है? एब्जॉर्प्शन के बाद होती है। अब इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग आइदर विद एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही चीजें, या फिर समथिंग इज रॉन्ग विद द एसिमिलेशन। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एसिमिलेशन का प्रॉब्लम, और एसिमिलेशन का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हो सकता है कि वो जो प्रोटॉक्टिस्ट है, सॉरी एसिमिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक एडिशनल बैक्टीरिया मौजूद है। हो सकता है जो प्रोटॉक्टिस्ट हैं ये न्यूट्रिएंट्स को यूज अप कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी वजह से उनको ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने से उनको भूख नहीं लग रही, वो खाना नहीं प्रॉपर तरीके से खा रहे, या इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो रही है, जैसे मैंने वो बताया ना कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एब्जॉर्प्शन, या ग्रोथ के लिए कम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे हैं इसीलिए गेन ऑफ बॉडी मास नहीं हो रहा। ठीक है। और मे बी आप ये भी कोई आइडिया दे सकते हैं कि चूंकि उनकी बॉडी के अंदर ये गट प्रोटॉक्टिस्ट आ जाता है, उनकी बॉडी का जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। आई थिंक इट्स लेस देन अ मिनट। तो मैंने आप लोगों को जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए थे ऑलरेडी भी दे चुका हूँ, जो आपको A2 के लिए मैंने दिए हुए हैं। अभी मैं आपको दोबारा वो लिस्ट भिजवाता हूँ आपके ग्रुप में, जिसमें आखिरी आखिरी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करता हूँ, ताकि आप परसों के पेपर के लिए इसकी तैयारी करें। प्लस ये है कि कल जो अपने पेपर करना है उसमें आपने जो मुझे एक पेपर भेजा हुआ है, एक बच्ची है सोहा उसने भेजा है, कल फिर हम वो वाला पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें। आई विश यू गुड लक।